दोस्तों, ममता बनर्जी ने चौथी बार बंगाल में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है और ये भी कह दिया है कि वो 226 सीटों के साथ बंगाल में वापसी करने जा रही हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि 7 सर्वे आए थे, 7 एग्जिट पोल्स आए थे, जिसमें से 2 एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है, एकदम छप्पर फाड़ सरकार बनती हुई दिख रही है। और बाकी के जो एग्जिट पोल्स हैं, जिन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार दिखा दिया था, वो एग्जिट पोल अपने नमक का कर्ज अदा करते हुए इस बार भी भाजपा की सरकार बनाते हुए देखे जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि ये आज की खबर है कि एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े देने से ही मना कर दिया है। और वो इसलिए मना कर दिया है, वो कह रहे हैं कि भाई कोई बोल ही नहीं रहा है, इसलिए अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो आखिर ये बंगाल में ऐसा क्या है जो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर है, जो बंगाल की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं और हमें समझा पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। प्रेम कुमार सर के तमाम एग्जिट पोल्स हम देख चुके हैं, सर ने भी सर्वेस किए हैं, पिछले चुनावों में हमने उनके एग्जिट पोल देखे हैं, समझे हैं। अब बंगाल में उन्होंने क्या देखा है, क्या नब्ज टटोली है, सीधे उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। प्रेम कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा समझाइए ये एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, इतना कंफ्यूजन, इतना बवंडर किस बात का? शुक्रिया प्रज्ञा जी। पहली बात तो ये है कि एग्जिट पोल प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर एक सामाजिक पैटर्न होता है, उसमें वैज्ञानिकता होती है, तथ्य होते हैं, तथ्यात्मकता होती है, विश्लेषणात्मकता होती है, सेंस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन क्या इन दिनों जो हो रहे हैं एग्जिट पोल के नाम पर चीजें या सर्वे के नाम पर, उनमें ये चीजें हैं क्या? ये चीजें बेचने के लिए तो है, सेल करने के लिए चीजें हैं कि हम ये पैटर्न है, वो पैटर्न है। इस चीज को मैं बहुत जल्दी में बोलूंगा कि क्योंकि दर्शक भी हमारे हैं, जल्दी में सुनना चाहते हैं। तो वो ये है कि जैसे एक्सिस माई इंडिया का आपने उदाहरण दिया, उनको बंगाल में लोग मिल ही नहीं रहे थे जो वोकल होकर बोले कि किसको वोट दिया। अब इस तथ्य को समझिए। आज भी मैं एक टीवी चैनल में बैठा हुआ था, उसके माइक आईडी के साथ लोग लड़की जा रही थी, हिंदी में पूछ रही थी, लेकिन 10 में से 8 ने जवाब दिया कि पता नहीं क्या होगा, और 2 ने जो जवाब दिया वो बोला बीजेपी आएगी। अब इसके मायने समझिए। हिंदी चैनल है, गोदी मीडिया है, तो 8 आदमी उसको जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। एक तो इन्होंने जिस तरह से बांग्ला के साथ किया है, बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी, भाई गाजियाबाद और तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं जहां बांग्ला बोलते पुलिस पकड़ लेती है, तो वहां पर भी हिंदी बोलने वालों को ऐसे ही संदिग्ध नजर से बना दिया गया है। एक हिंदी और बांग्ला का डिवाइड पैदा हुआ है, ये एक सच्चाई है। तो जनता जो है, जो हिंदी चैनल है, जो गोदी चैनल है, उसके साथ में वो मुखर नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का ये कहना है कि उनको आदमी नहीं मिले जो वोकल बोले। लेकिन सच तो ये है, लोगों ने ही बोला। सच तो ये है कि हमारे जितने साथी सब संगी सब लोग गए, उनको फुल उछल उछल कर लोग बोल रहे थे। यहाँ गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, इन सब जगहों से जो लोग गए वो बोल के गए कि हम जा रहे हैं, दीदी को वोट देने जा रहे हैं। इतना खुल करके बंगाल में लोग बोल रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया वालों को क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये ऐसे सर्वेस को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग पहचान लिए गए हैं, चिन्हित लोग हैं। इन्होंने पिछले बार बंगाल के जब चुनाव में एक पैटर्न दिखाया था, कहा था 3 मई दीदी गई, और सब के सब अभी का जो पैटर्न है उसी हिसाब से कहा था कि भाई बंगाल में तो दीदी गई और बीजेपी की जबरदस्त वापसी हो रही है। कोई 125 से कम सीट नहीं दे रहा था, 150, 250, जिसको जो मन में आया सीट दे रहा था बीजेपी। हुआ क्या? 77 सीटें आई। तो ऐसे में कोई ऐसे लोगों से बात क्यों करना चाहेगा? बंगाल के लोगों ने उसको अवॉइड किया है, ये बात सच है। और इसी में ये बात छिपी हुई है कि जो सर्वे दिख रहे हैं उसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आ रही। सच्चाई सामने आने के 2 वजह स्पष्ट हैं। एक तो एग्जिट पोल करने वालों की निष्ठा, जो कि पिछले बार भी उनसे गलती करवाई, और दूसरा कि उस निष्ठा को जनता ने पहचान लिया कि ये तो उधर वाले हैं, वही दिखाएंगे, इनके जो मन में आएगा, हमसे तो यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। तो उन जनता ने उनके साथ बात करने से मना किया, ये फैक्ट है। अब उसके बाद
कई लोग इस पर चर्चा करते हैं, यार प्रेम जी आप तो पत्रकार आदमी हैं, पत्रकार होकर के भाई जो एग्जिट पोल होता है आप तो खुद पोल करते हैं, तो एग्जिट पोल होता है तो 100-90 सही होता है, 10 गलत हो भी सकता है, तो आप पूरा एग्जिट पोल को क्यों नकार रहे हैं? इस तरह के सवाल आ रहे हैं हमारे पास और बोलना, इसका जवाब देना जरूरी है। देखिए 2014 से पहले भी होते थे एग्जिट पोल, बिल्कुल होते थे, 2014 के बाद भी होते हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि एग्जिट पोलर्स का सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ मिल करके एक गठजोड़ हो गया है। वो बीजेपी की जहां सरकार है वहां पर कभी भी नहीं कहते कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो कहते कि प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां उनको एंटी इनकम्बेंसी दिखती है। तो इससे क्या होता है, जो एग्जिट पोलर्स है एक वातावरण बनाते हैं 3-4 दिन का। आप जानते हैं पूरा वोटिंग का जो प्रोसेस है, असम में अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगी। और एक एग्जिट पोल ने तो आज जो दिया है रिजल्ट चाणक्य टुडे का, उसका आप समझिए कि जब असम का चुनाव पहले हो गया, पहले हफ्ते में अप्रैल के, तो एग्जिट पोल तो उसी दिन ना आपने किया होगा, तो उस रिजल्ट को बताने में एक दिन एक्स्ट्रा क्यों चाहिए आपको? आपको तो अधीरता होनी चाहिए बताने की कि इधर टाइम आया और हम दिखाए। तो ये अधीरता, तो ये जो देरी की गई, ये देरी में भी बेईमानी है, और बेईमानी उसके आंकड़ों में दिखती है। सीधे 190-92 दिखा रहे हैं, 98-92 कुछ इस तरह से, 190-92-98 जो भी फिगरों में फिगर जाता, तो ये उनकी बेईमानी दिख रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ममता बनर्जी की सियासत को अच्छी तरह से समझता हूँ, बंगाल की सियासत को भी समझता हूँ। झारखंड में मैं बचपन से रहा हूँ, जो बंगाल का बॉर्डर एरिया है वहां पर रहा हूँ, और ममता बनर्जी हमारे इलाके में अक्सर आके भाषण दिया करती थी, तब जब वो सत्ता में नहीं थी तब की भी बात मुझे याद है। और उस समय से यहाँ एक पैटर्न होता है कम्युनिस्ट का, तृणमूल कांग्रेस का, इवन बंगाल के कांग्रेस का भी, ये लोग चुनाव के दिन में अपने कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेते हैं, बूथ वाइज रिपोर्ट लेते हैं, और इनका जो आकलन होता है वो परफेक्ट सीट वाइज सीट, वो राजनीतिक दल जितना परफेक्ट कर लेते हैं उतना परफेक्ट कोई एग्जिट पोल भी नहीं कर पाता। मैंने बचपन से देखा है इस चीज को। वो बूथ वाइज बता देते हैं, उस गांव में इस एरिया से मुझे ज्यादा वोट मिलेगा, इस एरिया से कम मिलेगा, कुल मिलाकर के यहाँ हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा यहाँ पीछे रह गए तो क्या हुआ, वो वाला एरिया है ना, वहां हमारी उम्मीद है, सब कुछ उनको पता होता है। तो ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि हम तो 226 सीटें लेकर के आ रहे हैं और दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स को हम नकारते हैं। ममता बनर्जी को हमने पूरा सुना, उनका बांग्ला भाषा में बयान है, 9 मिनट का भाषण था। जी हाँ, दरअसल मैं उसका हिंदी कर रहा था, जब आपका फोन आया तो मैं उसका हिंदी कर रहा था और लगभग कर ही चुका था। तो वो जो बयान है, उस बयान में एक तो इस एग्जिट पोल को वो सरकार का षड्यंत्र बता रही है, दूसरा वो शेयर बाजार से इसका जुड़ाव बता रही है कि शेयर बाजार खराब ना हो। वो बोलचाल की भाषा में बोल रही है, लेकिन सच तो यह है कि शेयर बाजार इस बहाने उठा दिया जाता है, और बीजेपी क्या करेगी या उनके लोग क्या करेंगे कि चुनाव के नतीजे जिस दिन आएंगे उनको पता है कि खराब आने वाला, उससे पहले वो अपना पैसा निकाल लेंगे और उसके बाद में जो होना होगा होगा। इस मतलब हार में भी वो जीत का पैसा जीत के चले जाएंगे। ये सब खेल होता है। तो ये इसको ममता बनर्जी ने बोलचाल की भाषा में समझाया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको हर कैंडिडेट को और हर कार्यकर्ता को ईवीएम की रक्षा करनी है, जहां पर पोल होना है वहां रहना है, और जरूरत पड़ेगी तो मैं भी रात रात भर जागूंगी, मुझे नींद अभी नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूं, और मैं भी पूरा घूमूंगी और तब तक जब तक की पूरी गिनती नहीं हो जाती है। ये जो एक है आह्वान है, ये आह्वान ये बताता है कि उनको लड़ना है इस सिस्टम के साथ, जो एग्जिट पोल के माध्यम से, सरकारी मिशनरी के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से, केंद्रीय सुरक्षा बल के माध्यम से हिंदू मुसलमान करके, नफरत करके पूरे वातावरण को विषाक्त बना के एक गलत परसेप्शन बना देना चाहते हैं, और उसमें हमें लील लेना चाहते हैं, हमें निगल जाना चाहते हैं।
तो जी। इससे फाइट करना है। ये ममता बनर्जी का जो जज्बा दिख रहा है, यही जज्बा उनको बचाएगा, वरना बिहार की तरह ये चुनाव लुट गया होता। हम्म। चाहे पिछली बार का लेकिन चुनाव हो प्रिंसपल तेजस्वी सर, का। अगर जी प्रैक्टिकली देखें तो 2022 से वोटिंग का एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिला है। 2020 से पहले जब प्रचंड वोटिंग हुआ करती थी, एकदम छप्पर फाड़ वोटिंग जिसको बोलते हैं, उसको सत्ता विरोधी लहर के तौर पर देखा जाता था। हम आप चर्चा करते थे यही सोच करके कि लोग गुस्से में वोट कर रहे हैं, सत्ता विरोधी लहर है और अब सरकार जाने वाली है, ऐसी चर्चा किया करते थे। लेकिन 2020 के बाद से जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि जब बंपर वोटिंग होती है तो जो सत्ता में होता है, जो सरकार होती है, वो रिटर्न कर जाती है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, बंगाल में बंपर वोटिंग को? दरअसल प्रो इनकम्बेंसी जैसा नया टर्म जो है मोदी सरकार में पैदा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी तो सुनते थे, प्रो इनकम्बेंसी नहीं सुनते थे। सरकार से हमेशा जनता को कुछ शिकायत भी होती है, उम्मीद तो नई सरकार से होती है, लेकिन पहली और दूसरी बार के बाद तो सरकार जनता के पास शिकायत ही होती है। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी इस तरह से चलने लगा कि लोकसभा में इनकी सीटें कम हो जाती है और विधानसभा में पूरा क्लीन स्वीप कर लेते हैं। महाराष्ट्र उदाहरण है। हाँ जी। आप देखेंगे हरियाणा में पूरा एग्जिट पोल भी बता रहा था। एग्जिट पोल बताने का मतलब जो प्रो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? एक तरफा बीजेपी के पक्ष में हुआ। लेकिन उस कहीं ना कहीं चोर निशान छोड़ जाता है ना, पहचान अपने जो गलत है उसका निशान छोड़ जाता है। तो वहां आप देखेंगे पोस्टल बैलेट में भाई कांग्रेस आगे है, ये भी पैटर्न के खिलाफ है। बीजेपी शहरी मतदाताओं में प्रभाव रखती है, पोस्टल वोटर्स जो है उसमें हमेशा बीजेपी आगे रहती है। हरियाणा में उल्टा हो गया, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे, 70 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को 90 में, और ईवीएम खुलता है तो बीजेपी आगे हो जाती है, उसको 70 मिलने लग जाती है। तो ये जो रिवर्स हुआ, ये जो चमत्कार दिखा, ईवीएम 99% तक रिचार्ज मिला, बहुत सारी चीजें मिली उस समय। हर चुनाव में कुछ नई बातें। अब क्यों नहीं मतदान जो है उसका प्रतिशत 3 दिन 4 दिन और लगातार बढ़ रहा है। अब तो वो नहीं दिख रहा है। अब वो बेईमानी का पैटर्न छोड़ दिया इन्होंने। आंध्र प्रदेश में 17 लाख वोट जो है 8 बजे से 12 बजे के बीच में गिन लिया एक्स्ट्रा। उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसी तरह से दूसरे चुनाव में हुआ। इस चुनाव में दूसरा पैटर्न इन्होंने पकड़ा, एसआईआर बिहार में आजमाया। अब सोचा कि एसआईआर से पश्चिम बंगाल भी कर लेंगे। लेकिन लगता है कि इस बार बेईमानी की जुगत में कुछ कमी रह गई है, और इसका कारण ममता बनर्जी का वो जज्बा है जो वो दिखा रही है। इसलिए ममता बनर्जी 226 जो कह रही हैं वो 226 हो सकता है, इतना माहौल है तो एग्जैक्ट आकलन न भी वो कर पाए हो, लेकिन 200 के आसपास उनका फिगर रहे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपको सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है अगर ममता बनर्जी सरकार में वापसी करती हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है? और अगर भाजपा की सरकार आती है तो उसका फैक्टर क्या लगता है? देखिए, ममता बनर्जी आती हैं तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने मुद्दा नहीं बनाया या बना नहीं, जो भी हो उनकी इच्छा हिंदू मुस्लिम करने और इस तरह से मशीनी कब्जा करके चुनाव जीतने की रही कि सेंट्रल डिप्लॉयमेंट कर दें तो भाई सिंघम टाइप के लोग को भेजें। तो उससे क्या हुआ कि जय बांग्ला बनाम जय श्री राम की लड़ाई स्पष्ट। जनता को लगा कि भाई अब लाख कमी है ममता बनर्जी में, लेकिन ममता को हटा देंगे तो लाएंगे किसको? अरे ये तो हमारी बंगाल को बर्बाद कर देगा। ये फीलिंग जो है इसने सीधे स्पष्ट रूप से डिवाइड किया, बाकी कोई मुद्दा नहीं। जय बांग्ला ही सबसे बड़ा मुद्दा मुझे नजर आता है। ये जीतती हैं तो ये स्पष्ट रूप से, और ये जीतेंगी, ये मुझे भी आकलन लगता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, बंगाल में
पूरा चुनाव का जो केंद्र था वो मोदी ही थे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के अलावा और कोई लोकल चेहरा इनके पास था नहीं बंगाल में, और उनके खुद के वोटर्स उनका विरोध करते हुए नजर आए। ये बहुत बड़ी चीज थी। इसके अलावा ममता बनर्जी का जो नैरेटिव था माँ माटी और मानुष वाला, उसके बाद उनकी जो योजनाएं थी, चाहे वो कन्याश्री योजना हो, लक्ष्मी भंडार योजना हो या स्वास्थ्य साथी योजना थी, इनकी तमाम योजनाएं जो इनके साथ थी वो उस पर चुनाव लड़ रही थी। दूसरा, इन्होंने जिन कैंडिडेट्स को उतारा था उन कैंडिडेट्स में जो जोश दिखाई दे रहा था और जनता जो उनके प्रति एक तरह का उत्साह दिखा रही थी वो दिख रहा था, और तमाम चीजें, मतलब ममता बनर्जी के सामने तो बहुत सारी चीजें थी। और दूसरी बात की, ममता बनर्जी खुद बंगाली हैं और वो बंगाली वर्सेस बाहरी का नैरेटिव लेकर के शुरू से चल रही हैं, तो वो चीजें दिखी। लेकिन बीजेपी के पास एक मुद्दा था, वो है मोदी जी। मछली और लैया चना जो भी था वो सब तो कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के पास जुगाड़ है, ममता बनर्जी के पास जनता है। आपको क्या लगता है, आपका एग्जिट पोल जुगाड़ की तरफ जा रहा है कि जनता के साथ जा रहा है? देखिए, मोदी मुद्दा है, इसका मतलब बंगाल के लोगों के लिए क्या है कि बंगाल की जनता का वो हिस्सा जो इस बात से खौफ में है कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जो उस बात के प्रभाव में है, जो डरते हैं कि नहीं ये तो मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हमारा सर तन से जुदा हो जाएगा। हाँ। ठीक कहता है, बीजेपी ठीक कहता है, जो इस बात से सहमत है, तो उनकी आबादी, हालांकि संख्या बहुत कम है, लेकिन अगर वो नैरेटिव ये बिल्डअप करने में कामयाब रहे कि जय श्री राम, तब, या हिंदू मुस्लिम नफरत, तब तो मोदी का चेहरा जो है उसका मीनिंग समझ में आता है। या दूसरा मुद्दा घुसपैठिया है, जिसको कि जो मुद्दा उनका है, ये दोनों मुद्दे चलेंगे तो मोदी जीतेंगे नेचुरली, अगर ठीक से इलेक्शन हो तो। लेकिन ठीक से इलेक्शन का सवाल नहीं, अभी वो माहौल बना ही नहीं है हमारे हिसाब से। और अगर इलेक्शन मोदी जीतते हैं तो एक बात मैं पहले बता देता हूं कि क्या होगा रिजल्ट में, कैसे परिणाम होंगे। जैसे बिहार में हमने देखा कि जो दो प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टियों को छोड़ के जो तीसरे चौथे कैंडिडेट्स होते थे, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार हुए, जैसे पुष्पम प्रिया की पार्टी के उम्मीदवार हुए। पुष्पम प्रिया ने तो खुद अपने इलाके से, जहां की वो रहने वाली हैं, जहां की मुस्लिम परिवारों में उनका वंशानुगत मान कई पीढ़ियों से अच्छा रिश्ता है, यहां तक कि उनके परिवार का भी उनको वोट नहीं मिला और उस मुस्लिम परिवारों का भी वोट नहीं मिला, जो बाद में भी खड़े हैं कि हम तो आपको ही वोट दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बताया कि इस ईवीएम में इन्होंने ऐसी सेटिंग कर दी कि जो पुष्पम प्रिया को वोट मिलना था वो वोट सीधे बीजेपी को गया। तो पुष्पम प्रिया को वोट कम मिला तो कोई बवाल तो होना नहीं है इसमें, या प्रशांत किशोर को कम वोट मिला तो इसमें भी बवाल होना नहीं है। तो ये एक सेटिंग दिखेगी, ये पैटर्न वहां दिखेगा तो कांग्रेस और लेफ्ट जो है जीरो हो जाएगी, जीरो वोट इन टर्म्स ऑफ वोट। सीट्स तो जीरो हो अलग बात है, वोट्स में भी जब एकदम से नगण्य हो जाएंगी तो आप समझ लीजिए कि यही खेल बिहार वाला दोहराया गया है। ये होगा तब, ये हम पहले से बोल, हमने आपको एक दिन कल भी बताया था, मतदान वाले दिन भी बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने पहले मतदान फिर जलपान इस नारे को भुला दिया, छोड़ दिया है ना। ये हमने बताया था वो नहीं बोलेंगे, और उन्होंने ट्वीट नहीं किया। और ट्वीट क्यों नहीं किया, सोचने वाली बात है। हर चुनाव में वो बोलते हैं सबसे पहला ट्वीट पहले मतदान फिर जलपान, और बहुत अच्छा लगता था, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नारा था। लेकिन अब उनको मतदाताओं को की निष्ठा पर, मतदाताओं पर भरोसा ही नहीं रह गया। उनको तो पता है कि मतदान कैसे होना है। भाई 27 लाख को हटा दिया, इसके दायरे में है, ट्रिब्यूनल देख रहा है 27 लाख वोटर को, तो ये वो कहां से मतदान और जलपान से जोड़ेंगे? वो तो बेचारा इस नारे को सुन करके रोएंगे कि कहां से हम पहले मतदान और फिर जलपान करें, हम तो किसी लायक ही नहीं रह गए। तो इसलिए उन्होंने इस नारे को ही हटा दिया कि पहले जलपान फिर मतदान। ये क्लियर दिखा। और ये दूसरी बात आज मैं बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा होता है तो आप कांग्रेस और लेफ्ट की मतदान में उनके पक्ष में जो वोटिंग होगी उसको इतना नगण्य पाएंगे कि आश्चर्य करेंगे लोग, तभी ऐसा हो सकता है। चलिए, आपका एग्जिट पोल, चलते चलते आपका एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी जान लें। देखिए, मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं निकाला है, लेकिन
इसलिए एक ठोस आंकड़ा तो मैं नहीं दे सकता हूं। ठोस आंकड़ा लेकिन नहीं चाहिए, आपका लेकिन अनुमान चाहिए। मैं एक बात कहता हूं बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में कि 77 का जो उनका आंकड़ा था उससे वो 20 बढ़ेंगे या 20 घटेंगे। अच्छा। या तो 50 पर पहुंच जाएंगे या तो 100 पर पहुंच जाएंगे। 100 से ज्यादा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इसलिए इसका लॉजिक है सबसे बड़ा, इसका लॉजिक है कि पिछले बार राम और वाम इकट्ठा थे। जी हाँ। तो राम और वाम इकट्ठा होने से उनको 43 सीट्स का फायदा हुआ था। और इस बार लेफ्ट अलग हुआ है, भले वो फर्स्ट ना हो, सेकेंड हो जाए, थर्ड हो जाए, लेकिन थर्ड होकर भी नुकसान वो बीजेपी का कर रहा है और कम से कम 30-35 सीट पर स्पष्ट रूप से कर रहा है और 60 सीटों पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव है। ये लेफ्ट कप की मौजूदगी का मतलब है। इसीलिए मैं वो बात कह रहा हूं कि लेफ्ट अगर 0 हो जाएगा तो समझिए कि मामला गड़बड़ है। और उसी तरह से कांग्रेस भी सीट तभी निकाल रही है जहां पर कि लेफ्ट वोट ले रहा है और टीएमसी कमजोर हो रही है। वहां लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जहां मुकाबला है, जहां बीजेपी नहीं है, वहां पर कांग्रेस सीट निकाल रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट। तो लेफ्ट का बहुत मतलब कांग्रेस के खाते में कुछ ना कुछ सीट जाएगी, 0 नहीं होने वाली है कांग्रेस। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही है। तो हमें टीएमसी को कमजोर करने वाला कोई भी मजबूत राजनीतिक जो पार्टी है नजर नहीं आती, न बीजेपी, न कांग्रेस, न टीएमसी। तो टीएमसी हर जगह में बढ़त लेते हुए कोई कारण ही नहीं दिखता। वो 226 बोल रही तो ठीक है, 200 के आसपास रह सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और आप ऐसे ही जुड़ते रहा करिए, आपसे तमाम सारी नई जानकारियां मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो अब 4 मई को पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है, ममता बनर्जी का जादू चलेगा या फिर मोदी मैजिक चलेगा। तो अब फिलहाल तो इतना ही, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे थे कि वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी का अपना एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि उनके पास भी अनुभव है और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इलाबरेट किया है, एक्सप्लेन किया है कि क्या होने जा रहा है बंगाल में। एक एग्जिट पोल को इलाबरेट किया, ये बताता है कि अब जो बंगाल में होने जा रहा है वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं, नमस्कार।